क्या केजरीवाल की हो पाएगी काशी? आपकी टोपी लगाए कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल धूमधाम से आज नामांकन भरने गए। समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ भी थी। केजरीवाल खुद को फकीर बताकर जनता से वोट मांग रहे हैं। साथ ही मोदी को हेलीकॉप्टर से घूमने वाला नेता भी बता रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि वो न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों बल्कि स्थानीय नब्ज को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल यानी गुरुवार को वाराणसी से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी उन्हें चुनौती दे रही है कि जिस तरह से केजरीवाल घर घर घूम करके प्रचार कर रहे हैं, क्या मोदी वैसा प्रचार कर पाएंगे? देखिए वाराणसी से यह खास रिपोर्ट। काशी की जंग में कुछ इस तरह उतरे अरविंद केजरीवाल। वाराणसी उर्फ बनारस उर्फ काशी, इस शहर की सड़कों पर अपने नेताजी का नामांकन भरवाने के लिए आम आदमी पार्टी के टोपीधारियों का रेला उतर पड़ा। लहुरा बीर चौराहे पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर हेलीकॉप्टर जनतंत्र बना दिया है, जिस तंत्र में जमीन के आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। उनके निशाने पर बीजेपी के नरेंद्र मोदी थे। केजरीवाल बोले कि मोदी का हेलीकॉप्टर बीएचयू में उतरेगा, जबकि इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय शायद इसकी इजाजत कभी नहीं देते। नरेंद्र मोदी जी फिर से हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और बीएचयू से काशी विद्यापीठ हेलीकॉप्टर में जाएंगे। मैंने सोचा जी इतनी दूर तो सड़क पे चल लेते, कम से कम बनारस की सड़क का पता चल जाता। फिर काशी विद्यापीठ में वो फिर से माला चढ़ाएंगे और अपना रोड शो करते हुए नामांकन पत्र भरेंगे। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जैसे अमेठी के लोगों के साथ धोखा हुआ था, कहीं वही धोखा काशी के लोगों के साथ ना हो जाए। अरविंद केजरीवाल का नामांकन जुलूस था, सो आम आदमी पार्टी का पावर हाउस साथ में था। जोशीले नारों के साथ जुलूस लहुरा बीर से जगतगंज होते हुए कचहरी पहुंचा। पर्चा भरने के बाद केजरीवाल ने दावा किया कि बनारस की जनता सच्चाई का साथ देगी। अगर आप जनता के साथ मिल नहीं सकते, अगर आप सड़कों गांव-गांव में घूम नहीं सकते, तो आप विकास नहीं कर सकते। और इस बार ये लड़ाई जो है वो सच्चाई की लड़ाई है और बनारस की जनता ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। इधर केजरीवाल ललकार रहे थे, उधर वाराणसी की धरती पर मोदी की सफलता के लिए यज्ञ भी हो रहे थे। इधर केजरीवाल का रोड शो चल रहा था, उधर उसी शो में कई लोग बीजेपी की टोपी पहने भी घूम रहे थे। साफ है, अरविंद केजरीवाल के बनारस की चुनावी जंग में कूदने से ये जंग रोचक, राजनीतिक और रंगीन बन गई है। मोदी को गुरुवार को अपना पर्चा भरना है और उसके बाद से बनारस में असली चुनावी आतिशबाजी शुरू होगी। केजरीवाल ने शुरू से ही कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, भले ही मोदी कहीं से भी क्यों न लड़ें। ऐसे में ये सवाल मौजूद है कि क्या वाकई में केजरीवाल मोदी से डटकर लड़ने के लिए उतरे हैं, या फिर ये जंग रस्मी ज्यादा है, प्रतीकात्मक ज्यादा है। ये लड़ाई छवि की है, मोदी विरोधी छवि की। शलमणि त्रिपाठी, वाराणसी, IBN 7। तो आपने देखा केजरीवाल का नामांकन, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कल को लेकर खासे उत्साहित हैं। एक नजर डालते हैं नरेंद्र मोदी के कल के कार्यक्रम पर। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नामांकन की प्रक्रिया बीजेपी ने 3 चरणों में बांटी है। पहला चरण शुरू होगा सुबह 8 बजे। नरेंद्र मोदी बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वार पर हेलीकॉप्टर से आएंगे और यहां पर वो मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। काशी के विशिष्ट जन वहां उनका स्वागत करेंगे, फिर वहां से वो मालवीय की मूर्ति पे आएंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे, चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और वहां स्वास्थ्य वाचन होगा करीबन 200 पंडितों के साथ। स्वास्थ्य वाचन करने के बाद पुनः वो हेलीपैड पे चले जाएंगे, वहां से वो विद्यापीठ हेलीपैड पे आएंगे। काशी विद्यापीठ के हेलीपैड के लिए भाजपा को 30,000 की रकम जमानत के तौर पर रखनी पड़ी। बहरहाल काशी विद्यापीठ के सामने ही सरदार पटेल की प्रतिमा है। मोदी यहां माल्यार्पण करेंगे और यहीं से शुरू होगा उनका रोड शो। ये रोड शो खत्म होगा मिंट हाउस के पास मौजूद विवेकानंद जी की मूर्ति के पास। मोदी विवेकानंद जी को माल्यार्पण करेंगे और यहीं जनता को धन्यवाद देंगे।
बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव के हर नियम का पालन करती है, लिहाजा नियम के तहत महज 3 गाड़ियों के काफिले के साथ नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करने डीएम दफ्तर की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस दौरान वो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और फिर पैदल यात्रा करते हुए अपने 4 प्रस्तावकों और पार्टी अध्यक्ष के साथ नामांकन करने डीएम दफ्तर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि मोदी करीब 11:30 बजे अपना नामांकन करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि नामांकन करने के फौरन बाद नरेंद्र मोदी रैली में शामिल होने के लिए बड़ोदरा निकल जाएंगे। तो आपने देखा कि केजरीवाल का नामांकन, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कल को लेकर खासे उत्साहित हैं। एक नजर ये तो हम कार्यक्रम में बता चुके हैं आपको कि वहां पर क्या तैयारी है। बनारस से बीजेपी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, तो क्या ये बात नरेंद्र मोदी के हक में जाती है? आखिर वाराणसी क्यों नहीं चाहेगी कि वो ऐसे सांसद को चुने जिससे देश प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना हो? और आपके उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इतिहास गवाह है कि जब भी प्रधानमंत्री जिस सीट से जीत कर आते हैं वो सीट विकास की दौड़ में भुला दी जाती है। केजरीवाल से खास बातचीत की हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे ने। Speak to a lot of people on the road also. They all say, हाँ अरविंद जी बात तो ठीक करते हैं, नियत भी ठीक रखते हैं, लेकिन ये तो अगर मोदी जी जीत गए तो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के. That is better for us. Many people seem to believe that Mr. Kejriwal's intention is right, but Narendra Modi, if he wins here and if he becomes the Prime Minister, Banaras will stand to benefit more. ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये वहम है, मैं उनके भी मन का वहम निकाल रहा हूँ। कैसे? वो ये कहते हैं जी प्रधानमंत्री बन गए अगर, तो देखो वाराणसी कितना चमक जाएगा। आज तक आजादी से लेके आज तक सारे प्रधानमंत्री उठा लो आप, किसी की कंस्टिट्यूएंसी सुधरी हो? जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से लड़ते थे, बुरा हाल है फूलपुर का। उसके बाद इलाहाबाद से लड़ने लगे, बुरा हाल है इलाहाबाद का। उसके बाद इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ती थी, बुरा हाल है रायबरेली का। फिर राजीव गांधी जी ने अमेठी से लड़ना चालू किया, बुरा हाल है अमेठी का। इन्होंने लखनऊ से लड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और मनमोहन सिंह जी तो चुनाव ही नहीं लड़ते। तो आप किसी भी इनकी आप उठा लो, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, मणिनगर का बुरा हाल है। वाराणसी में पहले भी ऐसे कई दिलचस्प मुकाबले हो चुके हैं। इस बार भी वाराणसी की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई पर पूरी देश की नजर है, लेकिन फिलहाल आज हम सिर्फ केजरीवाल के बारे में बात करेंगे। उनकी उम्मीदवारी के बाद उठे हैं कुछ अहम सवाल, जिनके जवाब हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हैं कि क्या मोदी बनाम केजरीवाल की ये जंग असली है या सिर्फ प्रतीकात्मक? क्या केजरीवाल की वास्तविक रणनीति है या सिर्फ महज सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है? वाराणसी में मुख्तार अंसारी के हटने का लाभ किसको मिलेगा, केजरीवाल को या कांग्रेस को? मोदी के खिलाफ प्रबल उम्मीदवार कौन है, केजरीवाल या कांग्रेस? मोदी के विकास मॉडल और केजरीवाल के मॉडल में ज्यादा पॉपुलर कौन सा मॉडल है? इंडिया 9 बजे में इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया। मनीष इस वक्त वाराणसी में ही हैं और केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल मैं मनीष के बजाय मीम अफजल साहब के पास लेके आऊंगा, और वो ये अफजल साहब कि ये मान लिया जाए कि बनारस में सीधी लड़ाई नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में है और कांग्रेस पार्टी तीसरे पोजीशन के लिए लड़ रही है, सही होगा ये कहना? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है कि बनारस की जनता बहुत अच्छी तरह से ये बात देख रही है कि मनीष सिसोदिया साहब के पास वहाँ वर्कर भी नहीं है। पूरे देश से आप पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और कई दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनके साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल मोदी जी की है। उन्होंने पिछले कम से कम 15-20 दिन से, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा दिन हो गए, गुजरात से बहुत सारे लोगों को, जिनकी तादाद हज़ारों के अंदर है, वहाँ भेज रखे हैं जो घर घर जाकर के उनका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लोकल लोग उनके साथ कितने जुड़े हैं जी, ये कहना अभी ज़रा मुश्किल होगा जी। दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं। इसके मुकाबले में अगर आप हमारे कैंडिडेट को देखें, वो वहीं के निवासी हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, कई बार एमएलए रहे हैं, और अभी भी लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और उनको बहुत अच्छे वोट मिले थे जी। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ही सही मानों में मोदी से फाइट करेगी। केजरीवाल साहब वहां पर शायद उतना असर नहीं कायम कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो जनता है
वो ये ज्वलंती है कि जीतने के बाद इन दोनों में से कोई वहां नजर आने वाला नहीं है। जहां तक मोदी का ताल्लुक है, कल अभी आपने बताया ठीक है, कल आ रहे हैं और शाम को ही, मतलब ये कि थोड़ा सा टाइम गुजार के ही वापस चले जाएंगे वडोदरा। आइए मनीष की तो गोया जी कल का दिन भी वो वाराणसी में गुजारने वाले नहीं है। ठीक है, आइंदा क्या गुजारेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है। और जहां तक वैसे आप ये भी यहाँ पर बताना मुनासिब अगर समझें, दिल्ली आकर के वापस चुनाव लड़ना है। मीम अफजल साहब, उनको दिल्ली का चीफ मीम अफजल साहब सुनिएगा, आप ये भी अगर बता सकें कि राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में कितनी रातें अमेठी में गुजारी? देखिए, अमेठी में कितनी रातें गुजारी ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खासा वक्त वो देते रहे हैं। ठीक है, और बराबर कांटेक्ट में रहते हैं जी, और बराबर काम करते हैं। ठीक है, आइए मनीष सिसोदिया से सवाल पूछूंगा मैं। मनीष, आपसे मेरा सवाल यह है कि मीम अफजल साहब एक बात कह रहे हैं कि आपके पास वहां वर्कर नहीं है, हालांकि आज हमने देखा तस्वीरों में यह दिखा कि बड़ी अच्छी तादाद में कार्यकर्ता जब वो नामांकन भरने के लिए गए अरविंद तो उनके साथ मौजूद थे। आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि आपने क्या वर्कर बहुत सारे इंपोर्ट किए हैं वहां? देखिए, बनारस का चुनाव बनारस का आम आदमी लड़ रहा है, बनारस के लोग लड़ रहे हैं। ये हम दिल्ली से आके थोड़ा बहुत काम देख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये चुनाव तो यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। जिस गली से निकलते हैं वहां से 4 लोग जुड़ जाते हैं, बोले जी हम भी आपकी पार्टी के साथ काम करेंगे। मीम अफजल साहब को शायद अपने AK-47 पे बहुत भरोसा होगा, अपने कैंडिडेट के पूरे इतिहास पे बहुत भरोसा होगा कि उन्होंने जिस तरह की राजनीति वहां की है, AK-47 जैसी चीजों, AK-47 राइफल वो लोग रखते हैं, तो इन सब पे बहुत भरोसा होगा। लेकिन अब ये दौर चला गया, अपराध की राजनीति का दौर चला गया, भ्रष्टाचार की राजनीति का दौर चला गया। हमारे लिए जो लड़ाई है ये गंगा की सफाई से लेकर संसद की सफाई तक की लड़ाई है। गंगा भी साफ होकर रहेगी और देश की संसद भी साफ होकर रहेगी, और बनारस के लोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, गंगा को साफ करने में भी और इस बार संसद को साफ करने में भी। जी मनीष, ये आप बिल्कुल बहुत मजबूती से अच्छे से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो सवाल हमने उठाया वो ये है कि आफ्टर ऑल जितनी असेसमेंट हमको मिल रही है, जो खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी सिंबॉलिक फाइट है, अच्छी रणनीति है कि आम आदमी पार्टी को यहां बहुत स्पॉटलाइट मिलेगा। ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मुकाबले में वो टॉकिंग पॉइंट नंबर 2 बनेगी बनारस में, और बनारस ही अब चर्चा में रहने वाला है बाकी किसी कंस्टिट्यूएंसी के मुकाबले। तो क्या हम ये क्यों ना माने कि ये दरअसल सिंबॉलिक लड़ाई है, अच्छी पॉलिटिक्स है लेकिन सिंबॉलिक है ये? जी, जिस वक्त हम दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी आप लोग यही कह रहे थे कि सिंबॉलिक रूप से अच्छा है, अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में जाना था तो किसी और सीट से लड़ना चाहिए था। तो अभी भी आपका आकलन ठीक है, आपकी जो चुनावी पंडिताई है वो ठीक कहती होगी, ऐसा होगा। लेकिन अब जनता बदल चुकी है, सारी चुनावी गणित आप लोगों के फेल कर दिए जनता ने। जनता अब नए सिरे से सोच रही है, लोग नए सिरे से सोच रहे हैं कि अगर बनारस की सड़कें टूटी हैं तो इसका संसद से क्या लेना देना है। अगर गंगा के घाट आज भी गंदे पड़े हैं, अगर गंगा आज भी मैली पड़ी है तो इसका गंगोत्री से लेकर संसद तक क्या लेना देना है, ये बनारस के लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और ठीक से जोड़ के समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट बनारस के किसान इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के किसानों के साथ जो कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में आ गए तो वापस उनके साथ भी ये होने लगेगा। उनकी भी जमीनें 1 रुपए एकड़ के भाव से छीन छीन के दे दी जाएंगी उनके चहेते अंबानी अडानी को। ये बात बनारस के किसान तक समझने लगे हैं। जी मीम अफजल साहब, आपने सुना, इनका कहना है कि आपने AK-47 क्यों उतारा वहां पे। मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इतने महत्वपूर्ण चुनाव में आपके पास इनसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, राष्ट्रीय स्तर के कोई बड़े भारी भरकम नेता वहां जाके लड़ सकते थे, आप लोग तो इस लड़ाई को खुद हल्का बना रहे हैं। देखिए, आप भी वही बात कह रहे हैं जो हम नहीं चाहते थे। यानी आप भी ये चाहते थे कि हम बाहर से कोई नेता वहां भेज दें और बनारस के लोगों को इन बाहरी लोगों के ऊपर छोड़ दें। हमने बनारस की जनता पर भरोसा करके उन्हीं के दरमियान से एक लोकप्रिय आदमी को वो टिकट दिया है और आप उसका नतीजा देखेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहा। और जहां तक केजरीवाल जी के ताल्लुक से आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था शुरू में कि क्या ये सिंबॉलिक लड़ाई है, नहीं, या ये कोई रणनीति है। मैं आपको बताता हूं आप पार्टी की क्या रणनीति है। आप पार्टी की रणनीति ये कहते हैं हम नई शुरुआत कर रहे हैं, हम नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इनकी जो रणनीति है, केजरीवाल साहब ने जो ऐलान किया कि मैं मोदी के ही खिलाफ लड़ूंगा, मुझे उस पर एतराज नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि मोदी के खिलाफ लड़ने से और शो करने से कितना जबरदस्त
शायद हो सकता है, ऐसा ये मान करके चल रहे हैं। और वो वोट कौन सा होगा? वो है मुस्लिम वोट। मेरा ये मानना है कि इनकी नजर मुस्लिम वोट पर है। और अभी पिछले चुनाव के अंदर और दिल्ली के चुनाव के अंदर आप पार्टी ने पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की वही कोशिश की दिल्ली के अंदर, और मुस्लिम वोट को बांटने का काम किया जो इनकी राजनीति का हिस्सा नहीं थी। मेरा यह मानना है कि इन्होंने जो नई राजनीति शुरू की थी उसमें मजहब का कोई दखल नहीं था, इनको उस तरह उस प्लैंक पे जाना ही नहीं था, लेकिन ये गए। अभी ये बनारस के अंदर भी गए तो वहां के मुफ्ती आजम साहब से इन्होंने जाकर के मुलाकात की। तो फिर इनमें ठीक और है, दूसरी पार्टियों में फर्क क्या रह गया? ठीक है, इसका मुझे तो लगता है ये भी वही पुरानी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये भी वही बात का जवाब लिया जाएगा मीम अफजल भाई। ये भी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी अफजल साहब, इस बात का जवाब हम देंगे। आइए, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आज अरविंद ने वहां पर अपना पर्चा भरा, उसके बाद सोमनाथ भारती एक टीवी के कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई की। पहले दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों करना चाहिए, और आप मानेंगे कि एक बुरी शुरुआत हो रही है आप लोगों की तरफ से? ऐसा राजनीति के अंदर हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती है। अगर किसी ने भी हिंसा करी है, मुझे क्योंकि तथ्यों की जानकारी नहीं है तो उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने भी हिंसा करी है तो संगठन की तरफ से उसको जो है उसको प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। हमें मानना है कि हम मुद्दों पे लड़ेंगे, हम व्यक्तित्व की लड़ाई होगी तो उस पर लड़ेंगे, हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, हम हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक बात, अभी मैं दोनों को सुन रहा था, सिसोदिया जी का भी सुन रहा था, मीम साहब का सुन रहा था। मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। मीम साहब जी ने चालू करा कि साहब इनका प्रत्याशी जो है वो इनसाइडर है, वो वाराणसी के, बाकी आउटसाइडर हैं। मीम साहब, आपकी तो पार्टी इटली से इम्पोर्ट करके लेके आई हुई है, और फिर आप इनसाइडर आउटसाइडर की बात करें तो कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये आपके सत्ते से नहीं जाती है। दूसरी बात, ये कहते हैं इनके पास कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, मोदी जी ने गुजरात से कार्यकर्ता भेजे हुए हैं। अरे आपके पास तो था ही नहीं नेतृत्व, आपको हमारा इंपोर्ट करना पड़ा। अजय राय जो है वो भाजपा के सदस्य थे, भाजपा ने एमएलए बनाया, उसके बाद वो आपके पास गए, तो आपकी तो बैंक्रप्सी का आलम आप खुद ही देख लीजिए। और सुधांशु जी, तब आप यहाँ ये भी कहना चाहेंगे, पार्टी का सवाल है, तब आप ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपकी पार्टी के नेताओं ने इन पर इल्जाम लगाया AK-47 में ट्रेडिंग वगैरह का, तो अब आपको ये ज्ञान अभी प्राप्त हुआ, उस वक्त नहीं मालूम था कि इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इन पर इल्जाम लगे हुए हैं? नहीं, इन पे इल्जाम जो है वो बात के लगे हुए हैं। ये अगर आपने देखा हो, पार्टी छोड़ने के बाद इन्होंने ये सारी चीजें करी हैं कि वो AK-47 लिया हो वगैरह वगैरह वगैरह। जी, बात दूसरी हो रही है। बात ये हो रही है, आम आदमी पार्टी की क्या राजनीति हो रही है? थूको भागो, बड़े आदमी के सामने दुराचरण करो या उसको ललकारो, ताकि मीडिया की दृष्टि से हम जो है अपनी अहमियत बना के रखें, अपनी सार्थकता बना के रखें। मेरा कहना है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी अरविंद केजरीवाल जी आपके प्रत्याशी, आपके संवाददाता को क्या कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री है उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप नहीं करी। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो चीफ मिनिस्टर थे, आपने अपनी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी प्रोजेक्ट सैंक्शन करा क्या? लेकिन देखिए, वो तो 7 हफ्ते, अब जहां तक नरेंद्र मोदी जी, वो तो 7 हफ्ते आए थे, कुछ काम करने की कोशिश की, जो भी वजह थी छोड़ के चले गए। मनीष, यहाँ ये जो सवाल अभी मीम अफजल साहब ने पहले उठाया, एक मिनट सुधांशु जी, मीम अफजल साहब ने जो सवाल उठाया उस पर आना चाहूंगा। अभी शाजिया का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग इससे अपना किनारा कर चुके हैं, लेकिन लगातार मुस्लिम कम्युनिटी को अपील करने की कोशिश और वही पॉलिटिक्स करने की कोशिश जिसका इल्जाम इस देश की दोनों बड़ी पुरानी पार्टियों पर है। एग्जैक्टली यही तो मनीष आपकी भी पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, हम तो हिंदू नेताओं के पास भी जाते हैं, सिख नेताओं के पास भी जाते हैं, ईसाई नेताओं के पास, सबके पास जाते हैं, मुस्लिम नेताओं के पास भी जाते हैं, और सबको कहते हैं कि साहब यूनाइट हो जाइए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कि सब लोग यूनाइट होकर इस भ्रष्टाचार को भगाएं, वरना अभी तक ट्रेडिशनली, जैसा आपने कहा, सारी पार्टियां बांट के करती रही हैं। और हमने शाजिया को, जैसे ये बयान आया, हमने उसकी तुरंत कंडेम किया कि नहीं, ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, शाजिया ने जो कहा है वो गलत कहा है, इससे हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। आम आदमी पार्टी कहीं से इत्तेफाक नहीं रखती, वो उनको शब्द यूज नहीं करने चाहिए थे।
पार्टी बिल्कुल भी किसी तरह के इस तरह के बंटवारे में, हम तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं और सबके पास जा रहे हैं। हम मुस्लिम नेताओं के पास भी जा रहे हैं, कहते हैं इकट्ठे हो जाओ और सबके साथ इकट्ठे हो। एक दूसरे के खिलाफ इकट्ठे मत हो, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे मत हो, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ इकट्ठे मत हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ दोनों इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। हम ये कहने जाते हैं सबके पास। जी मनीष, आपसे एक और सवाल है और वो ये है जिसका जिक्र अभी सुधांशु जी ने किया, वो ये कि जिस प्रकार से ये चुनाव अब वहां पर अनफोल्ड हो रहा है, उसमें ये जो एक बात है कि इनके सामने बनारस में आप यहां से छोड़ करके भाग करके लड़ने के लिए गए, बनारस में भी सवाल का सामना आपको करना पड़ रहा है कि आप भागे क्यों। इस सवाल का सामना आपको दिल्ली में भी करना पड़ा। आपको लगता है कि ये एक बड़ा नुकसान आपको अभी भी दे रहा है और ये बनारस में भी दिक्कत डालेगा? नहीं जी, हम तो बार बार इस पे कहते हैं हो सकता है कोई गलत डिसीजन हो गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है, उसने एक पैसे की चोरी नहीं की। अरविंद केजरीवाल की सरकार जितने दिन चली, दिल्ली सरकार में 1 रुपए की बेईमानी नहीं हुई, ये हमारी गारंटी है। और हो सकता है फैसले के बारे में कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा था जी, त्याग दी कुर्सी आपने, लोकपाल नहीं बनाया, कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं था, अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन मोदी साहब ने, जिन्होंने कांग्रेस के तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके टिकट दे दिया, बाबूलाल बुखाड़िया से लेके, निशंक से लेके, गडकरी से लेके और येदुरप्पा तक को टिकट दे दिया, ये कौन से हिंदुस्तान को बदलने चले? बिल्कुल ठीक है, आइए फिर से फोकस करते हैं बनारस के कैंपेन पर। बड़ा सवाल है, बनारस के कैंपेन पर फोकस रखें। सुधांशु जी, आपसे सवाल यह है कि बड़ी कोशिश की आपकी पार्टी ने कि आप लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से इंगेज ना हो। अब जब बनारस में वो चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, सिर्फ एक बार रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है आम आदमी पार्टी के बारे में, अब तो आपको उलझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बनारस में जिस प्रकार का कैंपेन है, आपको अपने प्रतिद्वंदी के बारे में बात तो करनी पड़ेगी। सुधांशु जी। संजय भाई, 2 चीज कहना चाहूंगा। पहली बात, हाथी चलते रहते, लोग बोलते रहते, तो क्या इनकी बात करनी? छाछ बोले सो बोले, छलनी भी बोल रही है। आप ये देखें इनकी ईमानदारी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जाके कहते हैं कि देश के सामने सांप्रदायिकता सबसे बड़ा विषय है, वैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा विषय है। जहां गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इनका चाल चरित्र चेहरा इस समय देश के सामने आ चुका है, तो इसलिए मैं इनकी राजनीति के बारे में बहुत टिप्पणी करके समय नहीं खराब करना चाहता। लेकिन आपके लिए एक सीरियस कंपटीशन रख रहे हैं कि नहीं बनारस में? ये आपके लिए अरे कहां से लड़ रहे हैं, कहां से रख रहे हैं? मुख्तार अंसारी के पास जाते हैं, उनसे समर्थन लेके आते हैं। इनका मैंने कहा ना, इनकी बॉटम लाइन तो कोई है नहीं जी। ये मतलब के हिसाब से इनके कोई उसूल नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मतलब के हिसाब से कुछ भी कर सकते, तो इसलिए कहां किस लोगों की बात करनी है? चलिए ठीक है, आपका फेयर पॉइंट है। अब मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए मनीष, सुधांशु जी, अफजल साहब, आपका